हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जाम्स ऑफ सेशन 2022 टू 23 का एक सैम्पल पेपर है जो संगठन ने इशू किया है और केवी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस और पेपर का पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है, टाइमिंग है 3 आवर्स। और सबसे पहले सेक्शन ए में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज इरेशनल नंबर बिटवीन 1.011243 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग भी है तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, एंड 1.012243 इज। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर इन दो इरेशनल नंबर्स के बीच में है? तो अगर ऑप्शंस को हम देखें, सबसे पहले तो डी ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग है, 3 के बाद ये खत्म हो गया है, ये रैशनल नंबर होगा। ओके, अभी जो नंबर्स हैं इनकी फॉर्मेशन को देखते हैं। डेसिमल के पहले दोनों में 1 है, 10th प्लेस पर दोनों में 0 है, देन 1, उसके बाद 1000th प्लेस पर नंबर चेंज है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो कहने का मतलब है फर्स्ट जो 3 डिजिट्स हैं, डेसिमल के पहले 1 और पॉइंट के बाद में 2, वो बिल्कुल सेम है, तो इनके बीच में जो नंबर होगा वो भी 1.01 से ही स्टार्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग अभी ऑप्शंस को क्रॉस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये 2.01 है, 1.01, 1.01। बी और सी में से अभी देखेंगे। अब जो कॉमन नंबर्स हैं वो हमने देख लिए हैं, उसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पर 1 है और 2, 1 2 के बीच में कोई नंबर हमें मिलेगा नहीं, तो 2 नंबर्स लेते हैं, 12 एंड 22। अब आपको नेक्स्ट 2 नंबर्स देखने हैं बी और सी ऑप्शन में। नेक्स्ट 2 नंबर्स होने चाहिए बिटवीन 12 एंड 22। तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 नंबर्स है 23, जो ग्रेटर है 22 से, बीच में नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। यहाँ पर नंबर है 15 विच इज़ बिटवीन 12 एंड 22, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले तो देखिए ऑप्शन कोई रैशनल तो नहीं है, उसके बाद कॉमन नंबर्स देखिए दोनों, फिर नेक्स्ट नंबर्स को देखिए। अगर ये 1 और यहाँ पर 5 होता तो फिर 1 और 5 के बीच में 3 या 4 आपको मिल जाते, उसके अकॉर्डिंग आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज 2 नंबर ले लीजिए, 3 भी आप ले सकते हैं, 124, 224, 224। इनके बीच में अगर हम चेक करते ये होता 234, इससे ग्रेटर होता तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाता। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनॉमियल। इनमें से कौन सा एक पॉलिनॉमियल है? पॉलिनॉमियल्स होते कौन नहीं है? जहाँ पर या तो किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, या फिर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, या फिर किसी नंबर की पावर वेरिएबल हो। 3 कंडीशंस जो गिवन है आपकी बुक में, तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम क्रॉस चेक करें, पावर नेगेटिव है, नहीं है पॉलिनॉमियल, ये भी नहीं है, ये एक पॉलिनॉमियल है, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री बतानी है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पावर 5 है, 3 है, 6 है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 6, इसकी डिग्री होगी 6। नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इनमें से किस लीनियर इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है? तो x में 5, y में -2 पुट करके देखते हैं, जिस भी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा ये उसी का ही एक सोल्यूशन है। x की जगह 5, 2x मतलब 2 × 5 प्लस y प्लस -2 इज इक्वल्स टू 9, प्लस माइनस इज माइनस, 10 - 2 इज 8, 8 इक्वल्स टू 9। इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, 8 इक्वल नहीं होता है 9 के, मतलब इसका सोल्यूशन ये नहीं है। 2x 10 माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल्स टू 12, ट्रू है, इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब ये इसका एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 3 टू द पावर 2/3 एंड 3 टू द पावर 1/5 इज। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 1/5। बेस अगर सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर 3 की पावर हो जाएंगी 2/3 प्लस 1/5। अब बस इन फ्रैक्शनल नंबर्स को हमें ऐड करना है। 3 और 5 का एलसीएम होगा 15, 3 5s are 15, सो इंटू 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 1s is 3, 3 टू द पावर 13/15, ये इसका सोल्यूशन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इन द फॉर्म।
एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? कार्टेशियन प्लेन में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा जीरो होता है, तो इसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू जीरो, और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोफिशिएंट को होता है जिससे जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हुआ हो, जैसे कि 5x में 5x का को है। अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हुआ है? कोई भी नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है। अगर 1 से आप किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एज इट इज़ रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे 1 होगा, क्योंकि एक नेगेटिव का साइन भी है। इंग्लिश से जो अल्फ़ाबेट्स आए हैं वेरिएबल्स, उनमें तो माइनस नहीं होता, ये नंबर का ही माइनस है, तो इसका जो को है वो होगा -1। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज टू एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम हो 90, सप्लीमेंट्री का सम होता है 180। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और दोनों इक्वल भी है। एक अगर एक्स है दूसरा भी एक्स होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 होगा। क्वेश्चन है, एंगल्स ही पूछें आपसे सीधा। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 90 by 2 45. So angles are 45 and 45 degree. Next is in two triangles ABC and PQR, angle A is 30, B 70, P 70, Q 80, AB equals to PR. Then triangle ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? PQR के, QRP के। कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा साइड्स और एंगल्स हम कॉरेस्पॉन्डिंगली लिखते हैं। अगर आपने लिखा ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, कहने का मतलब है एंगल A इक्वल होना चाहिए P के, B Q के और C R के। सिमिलरली साइड्स में भी वैसा ही होता है, AB इक्वल होगी P Q के, BC इक्वल होगी Q R के और AC इक्वल होगी P R के। ओके, सो बहुत ध्यान से एंगल्स के नाम लिखने होते हैं। अभी पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ये है ABC, दूसरा है PQR। एंगल्स आपको गिवन है PQR। दैट एंगल A इज 30, B इज 70, एक मिसिंग है उसको हम फाइंड कर लेंगे। P 70 है, Q 80 है, Q इज 80। साइड्स गिवन है AB इक्वल है RP के, साइड तो खैर फिर भी AB इक्वल है RP के, RP। साइड थोड़ा कंफ्यूज करेगी, हम थर्ड एंगल सिंपल फाइंड कर लेते हैं। अगर ये 70 है, ये 30 है, तो थर्ड एंगल कितना होगा? ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 70 + 30 इज 100, तो तीसरा एंगल हो जाएगा 80 का बाई ASP। ऐसे 80 + 70 8 2 = 16, 150 हो जाएगा, तो तीसरा एंगल हो जाएगा 30। अभी जब आप ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A। एंगल किसके इक्वल है? क्योंकि पहले आपने A लिखा है, A 30 था, यहाँ पर R 30 था, तो पहले आप R लिखेंगे, R। उसके बाद B किसके इक्वल है? दूसरे नंबर पर आपने B लिखा है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर वही एंगल लिखेंगे जो B के इक्वल है। सो B के इक्वल था P और बाकी जो बच गया RPQ। C वैसे भी Q के इक्वल है। अगर इसमें साइड्स भी आप देखें, AB इक्वल थी RP के, AB RP, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉरेस्पॉन्डिंग हो ही जाएगी। RPQ, RPQ, C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज इफ एंगल्स ABCD ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशो 3:7:6:4। चारों एंगल्स का आपको रेशो दिया है, तो ABCD क्या है? एक रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है या फिर काइट है? 3 7 6 4। ये रोम्बस और पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये होता तो फर्स्ट और थर्ड एंगल का जो रेशो है वो बिल्कुल सेम होता। तो हमें सिर्फ क्रॉस चेक करना है ट्रेपीजियम और काइट को। काइट के रिगार्डिंग भी 9th क्लास में कोई एज सच आपको एंगल्स के रिलेटेड फैक्ट नहीं गिवन है, ये ट्रेपीजियम ही होगा। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 10th, चारों एंगल्स का रेशो आपको गिवन है, तो एंगल्स अज्यूम करेंगे। लेट दी एंगल्स बी 3x 7x एंड 4x। चारों एंगल्स का सम 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में।
बाई ASP 7 3 10 6 4 10 10 plus 10 is 20 x equals to 18 x 18 डिग्री है। अभी एंगल्स कितने होंगे? पहला एंगल है 3x, एंगल ए 3x यानी कि 3 इंटू 18, 18 3 ज़ार 54। दूसरा एंगल बी 7x, 18 7 ज़ार 18 5 ज़ार 90, 18 6 ज़ार 108, 126। नेक्स्ट है 6x 108 एंड डी फोर्थ एंगल 18 4 ज़ार 72। ट्रपीजियम में क्या होता है अगर हम ये ड्रॉ करें, इसमें सिंस ऑपोजिट एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, तो यहाँ से इन दोनों साइड्स को आप पैरेलल ले और इसको ट्रांसवर्सल ले लें, तो ये जो दो एंगल्स हैं ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल्स हैं, इंटीरियर में है। और दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में, सेम साइड के एंगल्स का सम 180 होता है। तो कहने का मतलब है ट्रपीजियम में एंगल के रिलेटेड एक प्रॉपर्टी ये है कि दो पेयर्स का कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। अगर आप ऐसे ले ABCD तो उस केस में AC और BD के का सम इक्वल होगा। अगर आप ऐसे ले ले ABCD तो फिर AB और CD का सम 180 होगा। दो दो पेयर्स में अगर आप डिवाइड कर लें एंगल्स को, उनका सम 180 होना चाहिए। यहाँ पर क्या ये है, देखिए 54 और 126 दोनों का सम 180 है, 6 4 10 एंड 5 6 7 8 180। ऐसे इन दोनों का सम भी 180 है, 72 और 8 80 180। तो यानी कि ये ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम कैसे होगा, AB का सम 180 होना चाहिए, A B C और D। ओके, चलिए नेक्स्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। यूक्लिड ने कहा है, बहुत बेसिक सी चीज़ इसने बताई है कि सभी राइट एंगल्स क्योंकि 90 के होता है तो ऑब्वियसली आपस में इक्वल होंगे इन द फॉर्म ऑफ। ये क्या है, इसका यूक्लिड के बारे में दो ही चीज़ें गिवन है, या तो वो उसका एक्सियम होगा या फिर पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट याद करना आसान है, 5 ही होते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक ये है कि दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही सिर्फ पास होती है। सेकेंड पॉस्टुलेट है कि एक गिवन पॉइंट से बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। तीसरा एक यही है, राइट एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये थर्ड है या फोर्थ है, ये आप क्रॉस चेक कर लेंगे। और एक ये है कि सर्कल में जो सेंटर है वो हमेशा उसके इंटीरियर में होता है। ये बहुत बेसिक्स है। फिफ्थ सिर्फ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रांसवर्सल में सम ऑफ एंगल्स, ट्रांसवर्सल के जिस साइड लेस देन 180 होगा, अगर इधर 180 से कम है तो ये लाइंस इनफाइनाइटली एक्सटेंड करने पर इस तरफ ही मिलेगी। ये कई बार लिखने को भी आ जाता है 1 मार्क 2 मार्क में। फिफ्थ पॉस्टुलेट एज इट इज ड्रॉ करिए और लिखिए। तो ये 5 पॉस्टुलेट्स हैं, अगर ये आते हैं तो एक पॉस्टुलेट होगा, इसके अलावा बाकी सभी एक्सियम्स होंगी। ओके, सो ये यूक्लिड का एक पॉस्टुलेट है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक आर्क है, सेंटर पर एंगल बनाती है 70 का। अदर पार्ट ऑफ सर्कल में दो एंगल बना रही है, x और y दोनों इक्वल होंगे और दोनों 70 के हाफ होंगे। सिंपल 35 डिग्री, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर। इट्स एरिया इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है और पेरीमीटर क्योंकि सभी साइड्स का सम होता है तो साइड्स कितनी होंगी 20 20 20, तभी जो पेरीमीटर है वो 60 हुआ होगा। तो पहले साइड फाइंड करेंगे फिर एरिया। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और साइड कितनी है पेरीमीटर बाय 3, क्योंकि पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। सो साइड है 20, वैल्यू पुट करते हैं, एरिया होगा 20 का स्क्वायर, 5 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, 100 √3 मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल। वॉल्यूम इक्वल है सरफेस एरिया के, तो रेडियस बतानी है। बात हो रही है स्फीयर की। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, सरफेस एरिया होता है 4πr²। पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, r² को नहीं करते हैं अभी, डिनोमिनेटर मिलाएंगे तो ये बचेगा r³/3 इक्वल्स टू r²। r² को इधर ले जाते हैं, 3 को ऊपर ले जाते हैं, इक्वल्स टू 3। अब पावर ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो एक r बच जाएगा, r इज इक्वल्स टू 3।
नेक्स्ट, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। हेमिस्फेयर में ये विच इज CSA कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2πr², 4πr² का हाफ, क्योंकि इसको कट करके ये बना है। और एक इसमें सर्कल ऊपर भी है, अगर बाउल को आप देखें, TSA अगर आपको फाइंड करना है, एक और πr² इसमें आपको ऐड करना होगा। सो TSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 3πr²। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इज 10, इट्स एरिया विल बी। सिंपल क्वेश्चन है। एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? हाफ बेस इनटू हाइट। अभी बस थोड़ा सा ये है कि हाइपोटेनियस गिवन है, हाइट नहीं है आपको गिवन है। सो हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, H/P भी आप लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस से इसको फाइंड करेंगे। पाइथागोरस कहता है दैट h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। वैसे आपको पता भी होगा 8, 10 और 6 का एक ट्रिपलेट भी होता है। खैर 8 क्या था? बेस। h इज 10, बेस इज 8, 100, 64 माइनस होगा 36 बचेगा p², तो p हो जाएगा 6। तो हाफ बेस इज 8, परपेंडिकुलर इज 6, 2 4s are 8, 6 4s are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन ऑफ हाइट, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन ऑफ हाइट। ओके, कंफ्यूजिंग है। देखो यहाँ पर ये हाइट आपको गिवन है, एक कोन जिसमें बेस का डायमीटर ऑफ द कोन की हाइट 24 है एंड बेस का डायमीटर इज 14। लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हाइट है और ये उसका डायमीटर है। CSA आपको फाइंड करना है। CSA पहले तो πRL होता है, तो पहले तो L ही हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस लगता है इसमें भी। L² इक्वल होता है 24² प्लस 14²। 24 14, ओके सॉरी, पहले तो डायमीटर था ये 14, रेडियस फाइंड करेंगे। वैसे 24, 7 और 25 का भी ट्रिपलेट होता है। 17th क्वेश्चन, D इज 14, सो R इज हाफ ऑफ D, 7। नाउ R² प्लस h², R इज 7, H इज 24, 7 7s are 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। ऐड करेंगे 625 ही आएगा ये, L हो जाएगा √625, 25। अभी L आपको पता है, R आपको पता है, CSA फाइंड करना था। CSA होगा πRL, R इज 7, L इज 25, 25 2s are 50, 2s are 50, 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्लास मार्क ऑफ द क्लास 70 to 80। क्लास मार्क होता है वो नंबर जो बिल्कुल मिडल में हो, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके, या तो 70 और 80 के बीच में आपको पता है 75 ही होगा। फॉर्मूला इसका ये है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। सो 80 प्लस 70 बाई 2। 80 प्लस 70 कितना होगा? 8 2s are 16, क्योंकि ये 80 से 10 कम है तो वो भी आंसर भी 10 कम होगा, 150। 150 बाई 2, 7s are 14, 5s are 10, 75। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर 90, असर्शन और रीज़न वाला है। असर्शन कहती है √2 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, √2 इरेशनल ही है। रीज़न कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। वैसे जो प्रूव हम करते हैं वो हम ये कहते हैं कि √2 को, ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल सही है। इरेशनल नंबर्स वही होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, लेकिन √2 को हम प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये √2 √11 वाला है भी फर्स्ट, उसमें आप अज्यूम करते हो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि ये रैशनल है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर कॉमन फैक्टर आ जाता है तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारी अज्यूम्ड स्टेटमेंट को। तो √2 इरेशनल है, सही है, लेकिन रीज़न इसका ये है बिकॉज √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो रीज़न सही है बट असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को। बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट असर्शन है
sorry, in the figure, if ACB is a straight line, ACB एक straight line है, then angle ACD is 72, ACD 72 है, ये कह दिया, ये हम क्रॉस चेक करेंगे अभी। और रीजन इसका कहता है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180। अगर रे ऐसे एक लाइन के ऊपर है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। बिल्कुल सही है, इसी को यूज़ करके हम सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो रीज़न तो करेक्ट है, एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को। असर्शन सही है नहीं, इसको देख लेते हैं। 2x + 3x एडजेसेंट एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है, इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, तो इनका सम होगा 180। 3 * 15, 16, 17, 36। सो x = 36 डिग्री आपको फाइंड करना था एंगल ACD जो कि 2x है, तो 2x कितना हो जाएगा 36 × 2, 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6 + 7, 72 ही है। असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट, नाउ ये तो थे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ सेक्शन बी, इवेलुएट करना है 32/243 होल टू द पावर -4/5। सबसे पहले तो फ्रैक्शन में पावर हम नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे पावर को। अगर पावर को आपको पॉजिटिव बनाना हो, a⁻m हो, तो ये जो नंबर है आपका जिसकी वो पावर है उसका इन्वर्स हो जाता है, नंबर उल्टा हो जाता है। तो अगर 32/243 है 21, 32 होल टू द पावर -4/5, पावर से माइनस हटेगा, नंबर का इन्वर्स होगा, ये 243/32 हो जाएगा और पावर हो जाएगी सिंपल 4/5। एंड में भी आप कर सकते थे, पहले रिमूव कर लेते हैं वैसे। चलिए अभी ये जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स करते हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखते हैं। 243 2 की टेबल में नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9। 3 की टेबल में आएगा, 8 * 24, 1 6 3, 3 2 * 6 21, 7 * 21, 9 3 1। फिर 32 के फैक्टर्स 16 8 4 2 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 to the power 5, 3 to the power 5 बाय 32 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 5 और इस पूरे की पावर 4/5। ओके, नाउ 3 की पावर 5 बाय 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 3/2 होल टू द पावर 5, 3/2 पूरे की पावर है 5 और फिर इस पूरे नंबर की पावर है 4/5, देन अगेन होल टू द पावर 4/5। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है नंबर्स में, सो 3/2 पावर 5 × 4/5 कैंसिल, 3/2 टू द पावर 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रख सकते हैं, सॉल्व भी आप कर सकते हैं। 3 2 * 6, 3 3 * 9, 3 * 27, 3 * 81, 81/2 2 * 4 2 * 8, 2 2 * 4 2 * 8 2 * 16। ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC = BC, फिगर पहले ये यूक्लिड वाले से ही है, तो दो पॉइंट्स है A और B, इनके बीच में है पॉइंट C, A B के बीच में है C। आपको गिवन है दैट AC = BC, AC दिस इज इक्वल्स टू BC, प्रूव दैट AC इज हाफ ऑफ AB। ठीक है, ये एक साइड थी, AB के बीच में एक पॉइंट C है, ये AC इक्वल है CB के, BC के। आपको प्रूव करना है कि AC पूरे AB का हाफ है। ओके, अभी AB बना कैसे, AB को आप लिख सकते हैं AC + CB। आंसर नंबर 22, AB होल लाइन AB इज इक्वल्स टू AC + BC, दिस प्लस दिस। सिंस हमें गिवन है दैट AC इज इक्वल्स टू BC, AC इज इक्वल्स टू BC, तो यहाँ पर या तो आप AC की जगह BC रख लीजिए, BC की जगह AC रख लीजिए। हम BC को चेंज करेंगे क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें AC की ज़रूरत है। सो AB इक्वल्स टू AC एज इट इज़, BC की जगह भी हमने AC रखा सिंस दोनों इक्वल थे। अभी AC + AC 2AC हो जाएगा, 2AC, 2 डिनोमिनेटर में आएगा, हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू AC, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 100 120 140, फाइंड इट्स एरिया। इजी क्वेश्चन है, सिंपल आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे।
23। PT2 में भी हमने देखा सैम्पल पेपर में हिरॉन में जो या तो लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस है, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस है मोस्टली, मैक्सिमम वो पेरीमीटर दे के एक साइड मिसिंग दे देते हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, उसमें एक हॉर्स ग्रेज करता है, एक अम्ब्रेला वाला भी क्वेश्चन है, काइट वाला भी क्वेश्चन है, वो किसी भी सैम्पल पेपर में और PT2 के क्वेश्चन पेपर में हमें दिखा नहीं है। चलिए क्या 23 साइड्स गिवन है 100। पहले S फाइंड करते हैं डायरेक्ट। S होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स प्लस 140 बाई 2, 4 5 6 1 2 3 360 बाई 2 1 8 180। ओके, नाउ एरिया होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर A B C आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सो दिस इज 180 इंटू 180 माइनस 180 4 5 6, ठीक है 180 ही है, इंटू 180 माइनस 120 इंटू 180 माइनस 140। सो रूट 180 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 4 5 14 40। पहले तो 10 के मल्टीपल्स में इनको लिखेंगे क्योंकि 10 10 का पेयर वैसे ही बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 18। अभी 18 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 10 को एज इट इज रखते हैं। 18 2 9 जार 18 होते हैं, सो 2 3 जार 6 3 जार 18। इसको लिखेंगे 10 इंटू 8। 10 एज इट इज 8 के फैक्टर्स करेंगे, 8 के फैक्टर्स होंगे 2 2 जार 4 2 जार 8। इसको लिखेंगे 10 इंटू 6, 6 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 2। इसको लिखेंगे 10 इंटू 4 2 इंटू 2। 10 10, एक 10 बाहर रूट के, एक और 10 बाहर, नाउ 2 2, एक 2 आएगा, 2 2 से एक और 2 आएगा, 3 3 से एक 3 आएगा, 3 रूट में 3 बच जाएगा यहाँ पर क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बचा। अच्छा एक 2 भी बचेगा 3 इंटू 2 में, 2 इंटू 2 से एक 2 आ जाएगा और रूट में बचेगा 3 इंटू 2। ओके, नाउ 2 2 जार 4, 3 जार 12, 2 जार 24, 24 एंड 2 zeros, 2400 रूट 6 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है 6 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 रूट 3 बाई रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, 6 माइनस 4 रूट 3 बाई 6 प्लस 4 रूट 3। रैशनलाइजेशन के लिए जो डिनोमिनेटर में है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट विद डिफरेंट साइंस। अगर पॉजिटिव है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनके बीच का जो साइन होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 रूट 3 से। अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस से करते हैं, 6 माइनस 4 रूट 3। अभी न्यूमरेटर में अगर देखें 6 माइनस 4 रूट 3 इंटू हो रहा है 6 माइनस 4 रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 6 6 जार 36। 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 4 रूट 3 के स्क्वायर के लिए पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जार 16। रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जार 48, सो माइनस 48 नेगेटिव में आएगा डिनोमिनेटर में। चलिए 6 का स्क्वायर 36, 4 रूट 3 का स्क्वायर हमने देखा 48 है, माइनस 6 2 जार 12, 12 4 जार 48 रूट 3 बाय माइनस 12। ओके, 8 6 14 1 4 4 8 माइनस 48 रूट 3 बाई माइनस 12। नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाएंगे, पहले वैसे देख लेते हैं। 48 84, 12 तो कॉमन आ ही जाएगा इसमें से, 24 आ सकता है, नहीं 12 भी आएगा। 12 7 जार 84 माइनस 12 4 जार 48 रूट 3, नीचे है माइनस 12। 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन जैसे ही ऊपर जाएगा दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। 7 अभी नेगेटिव हो जाएगा, 4 रूट 3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 7 प्लस 4 रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? मल्टीप्लाई किया आपने बस सिंपल रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर को, फिर ऊपर स्क्वायर हो गया,
उसको देख लीजिए, नीचे -12 बचा है, तो 12 यहाँ से कॉमन भी आ रहा है, कैंसिल होगा। ये जो माइनस साइन है इसको हमेशा डिनोमिनेटर में कभी हम नेगेटिव साइन रखते ही नहीं है, और जैसे ही वो न्यूमरेटर में जाएगा, अगर सिंपल नंबर है, अगर 4/-3 होता तो ये सिंपली -4/3 हो जाता है। और अगर यहाँ पर दो नंबर्स हैं, 4 + 3x है मान लीजिए बाई 3, तो जैसे ही ऊपर जाएगा दोनों के साइंस वो चेंज कर देगा। ओके नेक्स्ट, इसके और में क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और फर्स्ट चैप्टर से या शायद से, रैशनलाइजेशन जिसमें भी है आपका। √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 इक्वल्स टू a + b √3। तो पहले तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करेंगे, इक्वेट एंड में करेंगे। √3 - 1 और पार्ट डिवाइडेड बाई √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसी से ही, बस बीच में साइन डिफरेंट होगा। √3 - 1 ऊपर होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। ये अभी हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। √3 - 1 √3 + 1 इज √3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर लगेगा, विच इज़ a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 - 2 √3 बाई 2, 3 + 1 इज़ 4 -2 √3 बाई 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये होगा 2 - √3 बाई 2 कैंसिल, 2 - √3, ये इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन ने कहा था दिस इज इक्वल्स टू a + b √3, इक्वेट करेंगे 2 - √3। अभी लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको रैशनलाइज किया तो ये आंसर आया है, तो यानी कि ये जो √3 - 1 बाई √3 + 1 दिया था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं नाउ 2 - √3 इज इक्वल्स टू a + b √3, a + b √3। नंबर्स को जब हम इस तरीके से इक्वेट करते हैं तो जो कांस्टेंट पार्ट है, विदाउट रूट वाला पार्ट है, उसको विदाउट रूट वाले पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं। मतलब a को इक्वेट करेंगे 2 के साथ, a यहाँ पर 2 है, और रूट वाले पार्ट को रूट वाले पार्ट के साथ, b √3 को इक्वेट करेंगे -√3 से। अभी √3 है, b की क्या वैल्यू होगी कि वो -√3 हो गया, b होगा -1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता 2 + 5 √3, इसको इक्वेट करते a + b √3 से, तो हम कहते सिंपल a है 2, b है 5, करेक्ट है। तो यहाँ पर वही है, a है 2, b कितना है, b है -1, यानी कि √3 का कोफिशिएंट, यहाँ पर √3 का कोफिशिएंट b था, यहाँ पर -1 है, सो a = 2, b = -1। ओके नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 एंड पेरीमीटर इज 32। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये 100% जो सेकेंड एक्सरसाइज है हेरोन्स फॉर्मूला में वो डिलीटेड है इस बार 25, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इसके अगर है सेकेंड एक्सरसाइज से, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है। 25 ओके, 2 साइड्स हैं 8 and 11 और थर्ड मिसिंग है क्योंकि पेरीमीटर आपको गिवन है, तो लेट थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। ना ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों साइड्स का सम इक्वल होता है पेरीमीटर के 919 x इक्वल्स टू, यानी कि थर्ड साइड इक्वल्स टू 9 10 11 12 3 and 1 13, तो तीसरी साइड है 13। अभी s आप फाइंड करेंगे, उसके बाद हेरोन फॉर्मूला से कर लेंगे वैल्यू, चलो कर ही लेते हैं। s है s होगा 13, पहली साइड है 8 + 11 + 13 बाई 2, वैसे इन तीनों का सम 32 है, हमें पहले ही पता है, बाई 2 16, s होगा 16, तो एरिया होगा √16 × 16 - 8 × 16 - 11 × 16 - 13, सो 16 8 5 3, और 16 के फैक्टर्स 4 4 = 16, 2 में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 4 वैसे ही उसमें चला जाएगा कॉमन पेयर्स के बाद। 8 के फैक्टर्स होंगे 2 2 = 4 2 = 8, 5 के होंगे 5 ओनली एंड 3, एक 4 बाहर एक 2 बाहर, और रूट में 2 5 एंड 3, सो 4 2 = 8, 5 2 = 10, 3 = 30। आंसर इज 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 3 ठीक है, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अभी इसके और में क्वेश्चन है,
द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का गिवन है। इफ द बेस इज 8 फाइंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। बेस 8 है, इक्वल, दोनों इक्वल साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है। अगर इसको हेरोन से हम लेके चले, क्योंकि एस में भी हमारी साइड यूज़ होती है, फिर स्क्वायर रूट साइड्स के केस में आएगा अगर एक्स हमने अज्यूम की है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन बनेगा। इसको हाफ बेस इनटू हाइट से करते हैं। होता क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो यहाँ से जो आपका ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होती है आपकी। ये प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस में मिलती है। आइसोसेलेस में भी तब जब आप परपेंडिकुलर इस वाली साइड से ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेस आपको 8 गिवन है, 8 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है 8√15। ये रूट भी प्रॉब्लम कर सकता है। हाफ बेस एंगल, चलिए ठीक है। 8 हाफ एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम बेस आपको गिवन 8, पहले परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, फिर पाइथागोरस से साइड को देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर ये हो जाए एस, अदरवाइज हेरोन तो है ही। फिर एच इक्वल्स टू 8√15। नाउ हाफ बेस इज 8, एच हम फाइंड करने वाले हैं, इक्वल्स टू 8√15। 2 4s are 8, एच इक्वल्स टू 8√15 बाय 4, 4 2s are 8, सो एच है 2√15। अभी ट्रायंगल के इस पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है आपका, ये है 2√15। दिस इज 2√15। बेस कितना होगा इस वाले पार्ट में, ये पूरा 8 था। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड है आपका वही आपकी मीडियन होती है, मतलब सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करती है। तो अगर ये पूरा 8 है, ये इतनी साइड हो जाएगी 4। अगर ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी था, डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है विच इज़ मीडियन ऑल्सो। सो इन ट्रायंगल ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड 4 है, ये आपको पता है। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करनी है, जो आपकी हाइपोटेनियस होगी वही आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड्स होंगी। सो 2√15, AD is 2√15 and DC is 4। आपको फाइंड करना है AC। सो एज पर पाइथागोरस h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। यहाँ पर AC आपकी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा। बाकी परपेंडिकुलर और बेस आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको PB या BP ले सकते हैं, लेकिन H हमेशा फिक्स होती है, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। ओके, सो h² जो कि मिसिंग है, 2√15 का स्क्वायर प्लस b4²। सो 2√15 का स्क्वायर, 2 2s are 4, 15 4s are 60 प्लस 4 4s are 16। कुछ क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये रूट में साइड है। 8√15 इज एरिया। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इतना। इफ द बेस इज 8 फाइंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड। ओके, ठीक है, 76 ही होगा, ये रूट में ही रहेगा। ओके, h² इक्वल्स टू 76, सो h इक्वल्स टू √76। हाइपोटेनियस √76 है। हाइपोटेनियस जो कि AC था, AC जो कि AB के इक्वल था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था। सो AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू √76। ये NCERT का क्वेश्चन है, जहाँ पर एक्चुअली में आपको दो इक्वल साइड्स गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इफ़ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 8 एंड आई थिंक पेरीमीटर गिवन है। चलिए खैर, काफ़ी नहीं, NCERT का नहीं है, क्वेश्चन चेंज है। NCERT के किसी भी क्वेश्चन में आपको एरिया दे के साइड नहीं पूछी गई है। हमेशा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हेरोन की, उसमें पेरीमीटर गिवन है और कोई ना कोई साइड उसमें मिसिंग, या तो रेशो दे देते हैं वो साइड्स का, या फिर आइसोसेलेस है, इक्वल साइड्स इतनी हैं, बेस आपको फाइंड करना होता है, बेस देके इक्वल साइड्स फाइंड करनी होती है। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और रूट में ही रहेगी इसमें साइड, √76। नेक्स्ट सेक्शन C, एक्सप्रेस 1.4191919 in the form of p/q where p and q are integers. Okay, 1 let x equals to 1.4191919। अब इसमें जो रिपीटेड डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार होगा वो 19 है यहाँ पर, क्योंकि वो है 19, तो
एक्स अगर आपने अज्यूम किया पहले ये 1.419 का बार है। हमेशा जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1 नंबर्स को आगे लेके आएंगे, विदाउट बार वाला नंबर अलग से आता है और बार वाले नंबर्स बाद में अलग से आप आगे लेकर आते हैं। तो पहले 4 को आगे लेके आएंगे, 419 को एक साथ नहीं लाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले हम करेंगे x इक्वल्स टू इतना ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 से अगर दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करें ये होगा 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करते पॉइंट एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 14.191919 एंड देन डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100 ताकि पॉइंट 2 पीछे जाए। बार वाला नंबर हमेशा पेयर में ही आगे आता है, अगर 2 के ऊपर बार है एक साथ ही वो आएगा, इसमें 1 को और 9 को अलग से हम नहीं लाएंगे। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000 होगा, इसको करेंगे तो पॉइंट 2 पीछे शिफ्ट होगा, 1419 एक साथ आएगा। पॉइंट के बाद 191919 बहुत सारे हैं, हम उतने ही लिखेंगे जितने हमने पहली इक्वेशन में लिखे थे, डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, इससे इसको माइनस किया तो 1000x से माइनस होगा 10x, 990x बचेगा, 990x इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे इसको, राइट हैंड साइड्स को माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद आप देखेंगे दोनों में 191919 ही है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको सिंपली 1419 से 14 को माइनस करना है, तो यानी कि इधर है 1000x माइनस 10x और इधर है सिंपल 1419 माइनस 14, बिकॉज डेसिमल के बाद नंबर्स बिल्कुल सेम है। सो दिस इज 990x इक्वल्स टू 1405, x इक्वल्स टू 1405 बाई 990, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 is 5, 449, 5s are then 4, 8s are 5, 2s are 10, 40, 8s are 41, 281 by 158, ये आंसर है। 8 9 10 11 5 6, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लेकिन इसमें काफ़ी डिजिट्स इन्होंने चेंज की हुई है। खैर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस 1 p ऑफ x का एक फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें लिखते हैं इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 27, x माइनस 1 इज अ फैक्टर देन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0 से इसको इक्वेट करेंगे विच मीन्स x इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ p ऑफ x। अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन है। अब सिंपली आपको यहाँ पर x की जगह 1 रखना है और इक्वल होगा 0, p ऑफ x इज अ फैक्टर, यस इज अ 0। ऑफ p ऑफ x, पहली इक्वेशन है पार्ट ए, 2x² प्लस 5 kx प्लस √2। ना x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 इसका एक 0 है, x 1 पुट करते हैं आंसर पूरी इक्वेशन का 0 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2, k इंटू 1 इज k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। सो k इक्वल्स टू -2 माइनस √2, दोनों नंबर्स RHS में जाएंगे, या फिर माइनस कॉमन लेके आप 2 प्लस √2 भी लिख सकते हैं। ये k का आंसर है पार्ट ए से। पार्ट बी है kx² माइनस 3x प्लस k, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, सिंस x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, k माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, k प्लस k इज 2k, 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो 2k इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 3/2 आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 एज अ सोल्यूशन। x1 y1 इन सभी इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है इसमें, लेंदी बनाया हुआ है पेपर को सिंपल। 3x इज 1 प्लस a y इज 1 इक्वल्स टू 6, 3 प्लस क्या करना है आपको, सिंपली x और y की वो वैल्यू पुट कर देनी है जो उसने कहा है इसका सोल्यूशन है, तो वैल्यू पुट करते ही ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS और RHS बाय डिफ़ॉल्ट ही इक्वल हो जाएंगे। 6
ए क्या होगा 6 - 3 यानी कि 3। ऐसे सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व होगी। 5x + 2ay = 3a। x की जगह 1 रखा, y की जगह भी 1 रखा। 5 + 2a = 3a। 2a को उधर लेकर जाएंगे लाइक टर्म्स को RHS में। 3a - 2a, 3a - 2a इज़ 1a विच मीन्स a = 5। सेकेंड का सोल्यूशन है C। 9ax + 12ay = 63। x y 1 1 है, सो 9a × 1 + 12a × 1 = 63। 9a + 12a = 63। 21a = 63। a = 63/21। 21 2s are 42, 3s are 63। a = 3। क्वेश्चन है 3 लेकिन डिफरेंट है तीनों ही। चलिए नेक्स्ट। इफ़ द पॉइंट, इसके और में है, इफ़ द पॉइंट्स a, b and b, 0 lie on the linear equation y = 8x + 3, then find the value of a and b। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इस इक्वेशन के ऊपर लाई करते हैं, तो ए और बी की वैल्यू बताइए। इस इक्वेशन के ऊपर लाई करते हैं तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 बाय 1, दोनों में ही 2 इक्वेशंस आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट को देखते हैं। ए जिसके कोऑर्डिनेट्स थे a, b। इक्वेशन है 8x + 3 अच्छा y = 8x + 3, 8x + 3। वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की जगह, x की जगह रखेंगे a, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में। तो x है a, y है b। y की जगह रखा हमने b = 8a + 3। ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, नाउ सेकेंड जो पॉइंट था b, वो था b, 0। सो b, 0। अभी x की जगह b रखेंगे, y की जगह रखेंगे 0। सो y = 8x + 3, ये हमारी इक्वेशन थी। y 0 है, 8b + 3। सो 3 को इधर लेकर आएंगे, -3 = 8b, तो b हो जाएगा -3/8। b की वैल्यू आपको मिल गई है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद एक ही वैल्यू आएगी, b इज़ -3/8। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये सेकेंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी 8b = 8a + 3, 8a + 3। सो b -3/8 है, = 8a + 3 -3/8। बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में आंसर्स आ रहे हैं, एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं। ab, b and 0, ठीक है। ओके, 8 3s are 24, -24/8 = 8a। 5 6 7, 27/8 = 8a। a होगा -27/8, 8 are 64, 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। a है -27/64 और b है -3/8। ओके, सिंपल हमने क्या किया, जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है उनको पुट कर दिया इक्वेशंस में। नेक्स्ट इज प्रूव दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोलेस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है ABC, वेयर AB = AC। ये गिवन है दैट AB इक्वल है AC के। आपको इनके ऑपोजिट एंगल्स यानी कि B और C को इक्वल प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल B = एंगल C, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं A से, जो कि BC को कट करता है एट पॉइंट D। AD परपेंडिकुलर टू BC। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल मिलेंगे ABD में और ADC में, एंड ट्रायंगल ADC। कौन कौन सी साइड से इक्वल है? सबसे पहले AB इक्वल है AC के, गिवन है AB = AC गिवन। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, each 90।
एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री एंड ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन ये साइड. सो बाय राइट एंगल साइड एंड हाइपोटेनियस RHS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कॉमन. सो ट्रायंगल नाम ध्यान से लिखेंगे ADB ADC. AD क्योंकि कॉमन है कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगी. ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय RHS. तो यहाँ से क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं. हमें सिर्फ एंगल ही इक्वेट करने थे. एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. हेंस प्रूव्ड. ओके नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है. शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये PT2 के क्वेश्चन पेपर में भी था शायद से क्वेश्चन, तो प्रूव करिए कि वो एक रोम्बस है. ओके दो एडजेसेंट एंगल्स को सिर्फ हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था. 30th क्वेश्चन. मान लीजिए ये वो क्वाड्रिलेटरल है ABC एंड D. ये इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD. बोथ आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. अगर O पे बाइसेक्ट करते हैं तो AO इक्वल है OC के और यहाँ पर DO इक्वल है BD के, और राइट एंगल पर भी बाइसेक्ट करते हैं. तो सेंटर के जितने भी एंगल्स होंगे सभी 90 डिग्री के होंगे. अब इसमें किसी भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं. इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं. हाँ गिवन वगैरह लिख लेंगे आप. गिवन है दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर. चलो लिख लेते हैं. गिवन है दैट AO इक्वल है OC के एंड DO इक्वल है OB के. टू प्रूव करना है दैट ABCD इज अ रोम्बस. रोम्बस इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. इक्वल हो गए तो भी वो रोम्बस हो जाएगा. पैरेलल प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है. ओके सो इन ट्रायंगल प्रूफ कराते हैं अभी. इन ट्रायंगल AOB एंड BOC. AOB एंड BOC. सबसे पहले तो ये कॉमन है दोनों में, BO इक्वल्स टू BO कॉमन. दूसरा इस ट्रायंगल में ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है क्योंकि हमें गिवन है. AO इक्वल है OC के कॉमन. दूसरा इनके बीच का एंगल 90, यहाँ पर ये एंगल 90 है, यहाँ पर ये एंगल 90 है. एंगल AOC इक्वल एंगल BOC. एंगल BOC ईच 90 डिग्री. तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल एंड साइड. ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय SAS. अगर ट्रायंगल्स इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी. हमें सिर्फ चारों तरफ की साइड्स देखनी है क्योंकि रोम्बस प्रूव करना है. सो AB इक्वल हो जाएगा BC के. AB इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT. सिमिलरली अभी तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया है. अगर इन दोनों को आप लेते, इनमें भी वही होता, ये कॉमन होता, ये इसके इक्वल होती और ये 90 होते. ये दोनों भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते. फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते. लेकिन चारों को हम करते नहीं हैं, सिर्फ एक बार करके फिर लिख देते हैं सिमिलरली. इसी तरीके से सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी. AB BC के इक्वल है, BC इक्वल हो जाएगी DC के, DC इक्वल हो जाएगी AD के और AD इक्वल हो जाएगी AB के. ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल विच मीन्स ABCD इज अ रोम्बस. सो सिमिलरली AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD equal to AD. So ABCD is a rhombus. Hence proved. Okay, next. Next इसके और में क्वेश्चन है. शो करिए इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट. ओके अभी एक और एडिशनल कंडीशन है. इक्वल भी है, डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, देन इट इज़ अ स्क्वायर. तो ये स्क्वायर है. तो दो कंडीशन तो वही है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं. एक एडिशनल इन्होंने दे दिया कि डायगोनल्स इक्वल भी है. तो पहले रोम्बस ही प्रूव कर लेते हैं इसको. रोम्बस में कौन सी एक एडिशनल कंडीशन अगर हम ऐड कर दें तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा.
सिर्फ एक ही चीज़ उसमें ज़्यादा होती है कि उसमें एंगल्स भी 90 होते हैं, अदरवाइज दोनों में, रोम्बस और स्क्वायर में, साइड्स इक्वल होती है और साइड्स इक्वल होती है, जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एंगल्स 90 होते हैं। तो डायगोनल्स इक्वल हमें दिए हैं, एंगल सिर्फ आपको 90 करना है। तो और वाले पार्ट में इसमें पहले तो आप इसको, जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, इसको एक रोम्बस प्रूव करेंगे बिल्कुल वही सेम स्टेप से। इसने बोला है दैट डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब कि ए सी इक्वल है बी डी के, ये इक्वल है इसके, दूसरा ये इसके भी इक्वल है, ए ओ इक्वल है ओ सी के, बी ओ इक्वल है ओ डी के, एंड ये सेंटर के सभी एंगल्स 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी एंड दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। वही करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर कहेंगे ये साइड इसके इक्वल है बाई सी पी सी टी, फिर बोलेंगे सिमिलरली दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। नाउ यहाँ तक करने के बाद जब आप ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव कर लेंगे बिल्कुल सेम स्टेप से, इज अ रोम्बस, देन हम ट्रायंगल्स लेंगे ये वाला और ये वाला, क्योंकि अभी हमें एंगल्स को 90 प्रूव करना है। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी, अभी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी, इन दोनों में ए बी कॉमन है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, देखो एक तो ये ब्लू वाला और एक ये ब्लैक वाला। सो ब्लू ब्लैक में सबसे पहले ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। उसके बाद ये साइड, ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल है, हमें दिया है एक एक्स्ट्रा जो कंडीशन दी थी दैट ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो बी डी ब्लू ट्रायंगल की साइड है और ए सी ब्लैक ट्रायंगल की साइड है। ए सी इक्वल्स टू बी डी गिवन था कि डायगोनल्स इक्वल है। तीसरा ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि रोम्बस में तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सो ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के, सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। सो बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किया क्यों है, हमें क्या चाहिए था, ब्लैक ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल हो जाएगा ब्लू ट्रायंगल के एंगल ए के, ये दोनों एंगल्स इसमें इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो एंगल्स हैं ये एक रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, और रोम्बस में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। रोम्बस पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम इक्वल भी होता है। तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी बाई सी पी सी टी, बट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस। सो बी की जगह ए या ए की जगह बी रख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल ए इक्वल्स टू 180, सो एंगल ए इक्वल्स टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। अगर रोम्बस में एक एंगल 90 हो जाए तो बाकी सभी अपने आप 90 हो जाते हैं, ऑपोजिट इक्वल की वजह से, 180 की वजह से। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्लियर है? और में इसको देने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम वही स्टेप्स इसमें फॉलो होंगे, बल्कि इसमें 1-2 स्टेप्स ज़्यादा है। पहले वही करेंगे आप, ये दो कंडीशंस तो बिल्कुल सेम है ना, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर ही करते हैं, बाइसेक्ट एंड राइट एंगल। इसमें एक एक्स्ट्रा की इक्वल है, तो ऑब्वियसली और पार्ट में ऊपर वाला आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, ये आई थिंक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोनों ही, 30th में जो पार्ट्स हैं आपके। ओके, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक यानी कि जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो, और इसमें प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ठीक है, बी डी सी 70 गिवन है, डी बी सी बी ए सी इज 30, बी ए सी इज 30। फाइंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। फर्दर इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी,
ओके फाइंड, चलो पहले इसको इतना करते हैं, पहले एंगल बी सी डी फाइंड करते हैं। इस वाले इसमें एंगल बी सी डी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये ऑपोजिट एंगल पता लग जाए। और ये अच्छा, एक प्रॉपर्टी पहले देखते हैं साइक्लिक में एंगल के रिलेटेड। एक तो ये है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, और साइक्लिक में यहाँ पर अगर सेम आर्क से हम देखें, क्योंकि डायगनल्स जैसे ही आपको मिलेंगे आर्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आर्क का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। ये जो आर्क है बी सी, ये दो एंगल्स यहाँ पर ड्रॉ कर रही है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। और सेम आर्क जब सेगमेंट में, सर्कल के सेगमेंट में एंगल्स ड्रॉ करती है तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब कि ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि दोनों को बी सी ड्रॉ कर रही है। सिमिलरली इस आर्क ने भी दो एंगल्स ड्रॉ किए हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से इस आर्क ने भी दो एंगल्स ड्रॉ किए हैं 70 और ये, तो ये 70 के इक्वल होगा। ठीक है, बाकी जो काम का होगा उसको हम देख लेंगे। अभी इतना देखते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि सी डी आर्क दोनों को ड्रॉ करती है। सी डी ने ही ये बनाया है सी बी डी, और सी डी ने ही ये बनाया है सी ए डी। ओके, सो एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, जो कि 70 है। एंगल्स बाय सेम आर्क डी सी या सी डी। नाउ सी ए डी कितना हो जाएगा, सी ए डी यहाँ से 70 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 70 हो गया और ये 30 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल ए हो जाएगा 70 + 30। नाउ एंगल ए इक्वल्स टू 70 + 30 यानी कि 100 डिग्री है। अगर ए 100 है तो सी कितना हो जाएगा, सी यानी कि बी सी डी, पूरा एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम है 180, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ए क्योंकि 100 है प्लस एंगल सी इज़ 180, सो एंगल सी होगा यहाँ से 180 - 100 विच मीन्स 80 डिग्री। ओके, तो बी एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये इतना क्लियर है। एक बार रफली देख लेते हैं। ये एंगल 70 है, ये एंगल अगर 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा। सेम आर्क सी डी दोनों को ड्रॉ करती है। अगर ये 70 है तो ये पूरा 100 हो जाएगा। ये पूरा 100 है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, इन लाइंस को अगर आप छोड़ दें, सिर्फ ए बी सी डी को देखें, दोनों का सम 180 होगा, तो वहाँ से ये हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। आगे इसने कहा है फर्दर इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी है अगर, फाइंड एंगल्स ई सी डी, ई सी डी, ये एंगल अभी फाइंड करिए। अच्छा, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अब इस ट्रायंगल को देखेंगे हम। ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए के, सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो बी ए सी 30 है तो बी सी ए भी 30 हो जाएगा। बी सी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब अगर ये 30 है, ये एंगल इतना, और ये पूरा एंगल कितना था, हमने कैलकुलेट किया था पार्ट 1 में, ये पूरा था 80, तो ये 30 है, पूरा 80 है, यानी कि ये हो जाएगा 50। सो एंगल ई सी डी जो कि हमें फाइंड करना था इक्वल है 80 - 30 के, विच इज़ इक्वल्स टू 50। ओके, नेक्स्ट नाउ सेक्शन डी। काफ़ी लेंथी हो गया, आई थिंक सेक्शन डी को नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। इसमें है रेस्पेक्ट 34 32, चलो कर लेते हैं। वेरीफाई करना है x³ + y³ इक्वल्स टू x + y इंटू, ये आइडेंटिटी है आपकी, x² - xy + y²। सो सिंपल है। RHS को हम सॉल्व करेंगे, ये एक जो ग्रेटर नंबर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ऐड करके। इसको ये बनाना डिफिकल्ट है। +y³ इक्वल्स टू x + y, दोनों ही आइडेंटिटी दे दी है प्रूव करने के लिए। चलिए RHS सॉल्व करेंगे। x + y से अगर मल्टीप्लाई करना है, पहले x से करेंगे पूरे दूसरे नंबर को, फिर y से करेंगे पूरे इसको। सो x × x² - xy + y², फिर y से करेंगे x², x × x² इज x³, दिस इज x² y, दिस इज x
प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई इंटू वाई इज एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, माइनस प्लस है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, आंसर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हेंस प्रूफ विच इज इक्वल्स टू एल एच एस। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, सेकेंड आइडेंटिटी एक्स आर एच एस लेते हैं सिंपल। आर एच एस है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, फिर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई स्क्वायर को, एक्स से करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई से करेंगे तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर अगेन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। ओके नेक्स्ट, नाउ सिंप्लीफाई करना है, ये इसके और में है 2x माइनस 5y होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y होल क्यूब। ओके, या तो a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगा लो इसमें, माइनस इसमें फिर से a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो a क्यूब माइनस बी क्यूब से करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, गिवन भी है आपको फॉर्मूला यही, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले a माइनस बी यानी कि इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी। ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि माइनस के बाद जो b है वो पूरा एक लीनियर इक्वेशन, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। सो पहले a एज इट इज़, मतलब ये एज इट इज़ 2x माइनस 5y, देन माइनस के बाद है b यानी कि ये माइनस के बाद है तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं 2x प्लस 5y। ओके, पहला ब्रैकेट ये है a माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि ये इंटू ये 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y एंड देन बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अभी सॉल्व करते हैं दोनों ब्रैकेट्स को। इसको सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 2x माइनस 5y, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे विच इज़ ए स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंदी इसकी इक्वेशन बनेगी। ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा एंड 2ab, 2 2s आर 4, 4 5s आर 20xy माइनस के xy। ये है 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर। ओके, अभी है इसका स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, ये यही होगा सिंपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, बस इसमें 2ab पॉजिटिव होगा, y स्क्वायर प्लस 20xy। ओके, सॉल्व करते हैं अभी। 2x कैंसिल, माइनस 5y माइनस 5y इज माइनस 10y। यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर तीनों बार पॉजिटिव है, लाइक टर्म्स हैं। 4 4 8 4 12, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस और माइनस के थे, एक बार तो कैंसिल हो जाएंगे, एक 25y स्क्वायर बचेगा एंड 20xy भी कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये है, बस यही आंसर है इसमें। चाहो तो आप 10y से मल्टीप्लाई कर लो इसको, माइनस 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस के 120 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 240 वाई क्यूब, ये आंसर है। ओके नेक्स्ट इज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of side AB, BC, CD, AD respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. ABCD एक रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने एक और क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनाया है ABCD। AB का मिड पॉइंट है PQ
आर एंड एस। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको आपको प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। तो पहले रोम्बस से पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। कुछ भी आपको प्रूव करना हो इस केस में सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ही प्रूव करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो है इसकी चैप्टर का नाम आई थिंक एरियाज एंड समथिंग है, नहीं उससे पहले है पैरेललोग्राम वाला। तो उसमें लास्ट एक्सरसाइज में हमेशा जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इसके और में भी यही ऐसा ही कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। AC को पहले ज्वाइन करेंगे। ओके, अभी पहले इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। MPT क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को, सो ये जो साइड है लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ थर्ड साइड। इसमें अगर इस ट्रायंगल, पहले गिवन वगैरह लिख लेते हैं। गिवन है दैट PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB BC AC CA, ये आप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने की है, इसमें ज्वाइन किया है AC को। टू प्रूव हमें करना है दैट PQRS इज अ रोम्बस। ओके, नाउ इन ट्रायंगल अब प्रूफ कराते हैं। इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में ACD, इसमें S मिड पॉइंट है AD का और R मिड पॉइंट है CD का। ये गिवन है हमें, हमने चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ही ज्वाइन किया था। इन ट्रायंगल ACD S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD. So as per MPT by mid point theorem, ये जो लाइन है SR इस ट्रायंगल में, अगर इस पूरे को हम छोड़ दें, ये साइड्स दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो ये साइड AC का हाफ होगी इस ट्रायंगल को, अगर आप यहाँ से देखें इस साइड से, ये साइड SR हाफ होगी AC का और पैरेलल होगी AC के। सो एज पर MPT SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ओके, अभी दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अभी हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है, दो मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया। अगर इधर से आप लोग देखते हैं तो ये जो लाइन है ये थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और हाफ होगी, मतलब PQ। सो एज पर MPT PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। पैरेलल भी है, हाफ भी है। अब इन दोनों को अगर हम देखें, जो दो इक्वेशंस हैं आपकी, SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। जब एक ही लाइन के पैरेलल दो लाइन्स हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। सो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, SR इज पैरेलल टू PQ। SR और PQ आपस में पैरेलल हो जाएगी। SR भी AC का हाफ था और PQ भी AC का हाफ है, तो दो लाइन्स अगर एक ही लाइन की आधी हैं तो आपस में इक्वल है। सो SR AC PQ के इक्वल भी हो जाएगा एंड SR इक्वल्स टू PQ। अब SR और PQ को देखते हैं, दोनों लाइन्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये है SR, ये है PQ, जो कि इस क्वाड्रिलेटरल PQRS की ऑपोजिट साइड्स हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल दोनों हो जाए तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, मतलब PQRS एक पैरेललोग्राम तो हो चुका है। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। आपको इसको प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम में क्या एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने से वो एक रोम्बस बन जाती है। पैरेललोग्राम में ये है कि बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाए तो ये एक रोम्बस बन जाएगा। आपको सिर्फ इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। ये साइड अगर इसके इक्वल हो जाए तो हम अभी इन दो ट्रायंगल्स में लेंगे। देखो, एक ट्रायंगल होगा ये RQC और दूसरा ट्रायंगल होगा ये PBQ। ये दो या ये दो भी आप ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं। दोनों में क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, इसकी ग्रीन ट्रायंगल की साइड CQ इक्वल है QB के, क्योंकि Q मिड पॉइंट था BC का। दूसरा, दोनों में ये एंगल C90 है, एंगल B 90 है, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल था, ये गिवन था यहाँ पर। इफ़ ABCD इज रेक्टेंगल देन प्रूव करना था कि रोम्बस है।
तीसरी चीज़, ये साइड इसके इक्वल। अब ये कैसे इक्वल है? ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं, ए बी सी डी रेक्टेंगल की, सॉरी। अगर ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल की, तो ए बी का हाफ इक्वल होगा सी डी के हाफ के, क्योंकि आर मिड पॉइंट है, ऑब्वियसली ये हाफ है पूरी साइड का। ए बी का हाफ क्या है? पी बी, और सी डी का हाफ क्या है? आर सी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो बाई साइड, एंगल, साइड, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते जो रिमेनिंग साइड है जिसकी हमें ज़रूरत है, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, पी क्यू आर एस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगी, तो ये एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ओके, अब लिखते हैं इसको। यहाँ पर लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल क्यू सी आर एंड क्यू बी पी, क्यू सी आर एंड क्यू बी पी। सबसे पहले क्यू सी इक्वल है क्यू बी के, बिकॉज क्यू मिड पॉइंट था ऑफ साइड बी सी। एंगल सी इक्वल है एंगल बी के, ईच 90 डिग्री। आर सी इक्वल है पी बी के। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। आर सी इक्वल है पी बी के, तो ब्रैकेट में आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि ए बी इक्वल थी सी डी के, तो हाफ ऑफ ए बी जो कि पी बी है, और हाफ ऑफ सी डी जो कि आर सी है, वो भी आपस में इक्वल होगा, हाफ ऑफ सी डी। सो ट्रायंगल पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू सी आर, या आर सी क्यू, या सी आर क्यू। ओके, ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी दिस इज इक्वल्स टू दिस, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू बाई सी पी सी टी। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल, सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम हम इसको प्रूव कर चुके थे पी क्यू आर एस को, अभी एडजेसेंट साइड्स और हमने एक पेयर अगर इक्वल हो गया, सारी अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो ये एक रोम्बस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इसके और में क्वेश्चन है, अभी इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर रोम्बस है बाहर तो प्रूव करो, कि ये PT2 के क्वेश्चन पेपर में भी है, आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। बाकी प्रोसीड हम ऐसे ही करेंगे। स्टार्टिंग में बाहर यहाँ पर एक रोम्बस बनाएंगे, अंदर ये होगा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये इसका हाफ है, इक्वल है, ये इसका हाफ है, एंड पैरेलल है, तो ये दोनों हाफ और दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। ये एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के बाद इसको प्रूव करना है रेक्टेंगल, बस इसका एक एंगल 90 करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल 90 होते हैं, चारों 90 हो जाएंगे, वो फिर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको आप खुद देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हुज साइड ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी डायमीटर बी है सर्कल का, ये आपको 140 गिवन है। फाइंड बी ए सी, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, अभी एक सर्कल में आइडेंटिटी ये है कि अगर सेम आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है, अदर पार्ट के एंगल का वो डबल होता है। दूसरी आइडेंटिटी ये है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटर का एंगल अगर 180 है तो ये अदर पार्ट में उसका हाफ होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये सेमी सर्कल का एंगल है। ये देखो, ये ए बी आर्क है ना, ए बी जो कि हमारा डायमीटर बी है, यही इसको बना रही है ए सी बी को। यही एक यूजफुल एंगल है जो मिसिंग है, आपको ढूंढना है। तो ये 90 है, ये अभी आप फाइंड कर लेंगे कैसे। ये अगर 140, ये और ये दोनों इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल में ये आपको पता, अगर ये पता लग जाए तो बाई ASP आप एंगल BAC फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले एंगल को। ये एक उसने कहा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि सभी जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। सो 140 और ये वाला एंगल CDA या ADC प्लस एंगल CBA या ABC इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल CBA कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 140 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। अभी ये 90 है, 90 ये भी आपको लिखना होगा। एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एंगल है। अभी हम लेंगे ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में एंगल CAB या BAC जो हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल ACB जो कि 90 है, प्लस एंगल ABC
विच इज़ 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 है, प्लस ये है 90, ये है 40, सम होगा 130, 180 माइनस 130 इज़ 50 डिग्री। सो BAC हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? सिंपली ये 40 है तो हमने इसको फाइंड किया, ये भी 40 हो गया ऑपोजिट एंगल्स के सम 180 से। ये सेमी सर्कल का एंगल है तो ये हो जाएगा 90, ये 90 है, 40 है, इसको ASP से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बी पार्ट है, इन द गिवन फिगर इफ AB इक्वल्स टू AC, AC इक्वल है ABC, ये एंगल 68 है, फाइंड BPC, ये एंगल फाइंड करना है। ईजी है। सबसे पहले तो अगर ये एंगल मिल जाए, एंगल A और P आपस में इक्वल है क्योंकि सेम आर्क BC इनको बना रही है सेम सेगमेंट में सर्कल के। सो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APC। ABC ट्रायंगल में अगर ये 68 है, ये भी 68 होगा क्योंकि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। सो B 68 गिवन है, C भी 68 हो जाएगा। अभी ये 68 है, ये भी 68 है। थर्ड एंगल हम फाइंड करेंगे बाय ASP। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, A मिसिंग है 180। सो एंगल A इक्वल्स टू 8 8 16 1 6 6 12 13 136 4 17 13 14 15 16 17 44 डिग्री। A अगर 44 है तो एंगल A इक्वल है एंगल P के एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो एंगल P भी कितना हो जाएगा 44, P यानी कि BPC, ये वाला P पे क्योंकि एक ही एंगल है तो उसको आप P लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके चलो इसके बाद सिर्फ केस स्टडी बचे। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है सेक्शन A का, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सेक्शन A में 0 से 15 के बीच में 5 बचे हैं, 15 to 30 12 एंड सो ऑन। सिमिलरली सेक्शन B में ये है। आपको क्या करना है, स्टूडेंट क्लास एंड B अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑफ गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 frequency polygons from 2 frequency polygon the performance of 2 sections। ओके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन बनाने के दो तरीके हैं, तो पहले आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके पॉलीगन बनाइए, या फिर अगर हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करना है तो पहले आपको यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करना होगा, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। ये रफली मैं बता देती हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये ग्राफ पे ही बनेगा बहुत अच्छे से। तो आप करेंगे क्या, इसमें पहले यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड, क्लास मार्क यानी कि क्लास मार्क एक सेंट्रल वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, 1 मार्क के क्वेश्चन में था भी क्लास मार्क फाइंड करने के लिए। तो 0 और 15 आप वैसे भी देख सकते हैं, 0 और 15 के बीच में कौन सा नंबर आता है 7.5, या फिर 0 + 15 बाई 2 करके 7.5। 15 और 30 के बीच में आएगा 15 32 ऐड कर लेते हैं 45 बाई 2 22.5, 22.5। 30 और 45 के बीच में 5 एंड 4 5 6 7, 75 का हाफ 2 3 6 37.5, 37.5 ये हो जाएगा 52.5, फिर ऐड करके हाफ करेंगे 60 और 75 के बीच में 67.5, और ये हो जाएगा 70 80 82.5। ओके सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ये रहेगा 7.5 22.5 37.5 52.5 67.5 एंड 82.5। फिर आप यहाँ पर ग्राफ पर एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स कितने 40 तक है तो 5 ले सकते हैं, 5 10 का गैप, 30 5 10 का ही लेते हैं, अदरवाइज 40 में बहुत छोटा ग्राफ बनेगा। 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। और जो एक्स एक्सिस है उस पर आपको मार्क्स लेने हैं बच्चों के, तो वहाँ पर आप ये पॉइंट्स नहीं लेंगे। अब 0 15 जो कि बहुत एक्यूरेट है, 10 20 30 में आप जाएंगे, आपको वहाँ पर क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करना है। ये हम तब लेते हैं अगर आप पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते और उसके मिड पॉइंट से पॉलीगन बनाते हैं। अगर आप डायरेक्ट पॉलीगन बनाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट्स आप लेंगे पहले 7.5, एक किंक लगा देते हैं क्योंकि सब जगह जो
वैल्यू है वो इक्वल नहीं होने वाली है। इस तरीके से ये पॉइंट है 7.5, स्पेसिफिक पॉइंट का ही नाम देंगे यहाँ पर। ये है 22.5, देन 37.5, देन 52.5, 67.5 एंड 82.5। दो अलग पेन यूज़ कर सकते हैं या दो अलग लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन, एक सिंपल लाइन। पहले सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए में 7.5 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 5, पॉइंट लगाएंगे सर्कल ताकि पता लगे ये नंबर है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर है 12, 12 कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? अभी 12 10 और 15 के बीच में आएगा, लेकिन 10 और 15 के बीच में यहाँ पर 10 लाइन्स हैं आपके ग्राफ में। लाइन्स 10 है, नंबर्स आपने सिर्फ 5 ही लिए हैं, तो यानी कि 2 लाइन्स रिप्रेजेंट करेगी 1 नंबर को। तो इसमें आप सॉरी, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो एक बार रफली फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पर 5 10 था, 5 10 15 20। तो जो नेक्स्ट नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 12 नंबर है, तो उसको आप 5 और 10 के बीच में जो आपके ग्राफ में 4 लाइन्स है उसके ऊपर लेंगे। ये यहाँ पर था। नेक्स्ट 28 है, 28 ऑब्वियसली 25 और 30 के बीच में होगा, 30 से 4 नंबर नीचे या फिर 25 से 6 नंबर ऊपर। इसमें 28 होगा, फिर 30 होगा थोड़ा सा ऊपर, फिर 35 होगा, फिर 13 होगा। तो ये सेक्शन ए का ग्राफ ऐसे बनेगा, रफ डायग्राम है बहुत। फिर सेक्शन बी का बनाएंगे। सेक्शन बी में नंबर्स हैं 3, बहुत नीचे 3 यानी कि 0 से 6 लाइन्स ऊपर, ये जो बहुत छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, 6 लाइन्स ऊपर। देन 16 15 16 अप्रॉक्स यहाँ पर, ओके ये पहले नंबर का था 3, यहाँ पर 3, देन 16 ऊपर जाएगा, देन 25 थर्ड उसमें, एंड 27। ओके नेक्स्ट का ऐसे बनेगा, 40 काफ़ी ऊपर चला जाएगा, और लास्ट में 10 आ जाएगा 13 से भी नीचे। तो सेकंड वाले का ऐसा जाएगा। ओके बाकी कंक्लूड आप तभी कर पाएंगे इसमें जब एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। इसको एक दूसरी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, अभी ग्राफ नहीं है मेरे पास। ओके सेक्शन ई पर आते हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन द बिलो गिवन लेआउट, ये एक लेआउट आपको गिवन है, द डिज़ाइन एंड मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको। ओके सो इसमें ये आपको एक घर का लेआउट गिवन है, इसमें 2 बेडरूम्स हैं, ये किचन है, बाथरूम है एंड लिविंग रूम है। क्या गिवन है? द डिज़ाइन मेजरमेंट हैज़ बीन गिवन सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन, इन दोनों बेडरूम का और किचन का टोटल एरिया है 95 स्क्वायर मीटर। ठीक है, राइट द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की टर्म्स में दोनों एरिया ऑफ ईच बेडरूम। बेडरूम का एरिया क्या होगा? सभी रेक्टेंगल की शेप में है, इसमें ये साइड 5 है और ये साइड कितनी है? ये साइड है x, तो बेडरूम्स का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ बेडरूम इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। फाइव एक्स। किचन का क्या एरिया होगा? किचन में साइड्स हैं, ये है y, ये है y और ये साइड कितनी है? इसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ नहीं गिवन है, यहाँ गिवन है 5, सो इसका हो जाएगा 5y। किचन का एरिया है 5y। ये ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट में है, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन लेआउट। इससे क्या इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं जो लेआउट आपको गिवन है, यहाँ से टू गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके एक तो ये है कि हमें गिवन था 2 बेडरूम्स का एरिया, एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन इक्वल है 95 के, तो हमारे एक बेडरूम का एरिया 5x है, 2 का हो जाएगा 10x, 5x इंटू 2 यानी कि 10x एरिया ऑफ बोथ बेडरूम्स प्लस एरिया ऑफ किचन विच इज़ 5y एंड ये इक्वल है 95 के। पहली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। 5x छोड़ भी सकते हैं, चलो ठीक है, 5 कॉमन 2x प्लस 1y यानी कि y इक्वल्स टू 95, 5 RHS में जाएगा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 95/5, 1 is 5, 4 49, 9s are 49, सो 2x प्लस y इक्वल्स टू 19। एक तो ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी इसको देखते हैं। दूसरी इक्वेशन ये है, अगर इस साइड को आप देखें, इसका मेजरमेंट कितना है टोटल, x प्लस 2 प्लस y यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस वाई,
और ये है 15, तो हाउस क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी दैट x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल है 15 की। उसने कहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है, पेयर है एक इक्वेशन ये, एक और आप लिखेंगे लीनियर है क्योंकि x और y है दोनों में। सो यहाँ से x प्लस वाई हमें मिलेगा 15 माइनस 2 यानी कि 13, ये सेकेंड इक्वेशन है। नेक्स्ट इज इसके और में आप ये भी कर सकते हैं, फाइंड लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। इसकी आउटर बाउंड्री कितनी है ये तो मिसिंग है, लेकिन यहाँ से हमें पता है 15 एंड 5 5 10 12, सो आउटर बाउंड्री है 15/12 मीटर। नेक्स्ट फाइंड एरिया ऑफ ईच बेडरूम। बेडरूम का एरिया फाइंड करना है, बेडरूम का एरिया 5x है, वो आप तब फाइंड कर पाएंगे जब आपको x की वैल्यू पता हो। पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। 5 ब्रेथ 5 15 2 y ये x अगर हम यहाँ से फाइंड कर पाए 15, x और y में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन था x, इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 13 माइनस वाई, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2x विच इज़ 13 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 19। मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 ज़ार 26 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 19, 26 माइनस 2y प्लस वाई इज़ माइनस वाई इक्वल्स टू 19, सो 26 माइनस 19 इक्वल्स टू y, 7 इक्वल्स टू y 7 है, x फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि बेडरूम का एरिया फाइंड करना है। तो x कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई दोनों का सम 13 था, अगर y 7 है तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 13 माइनस 7 6। ना एरिया ऑफ बेडरूम, ईच बेडरूम वॉज 5x, सो ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 6 30 मीटर स्क्वायर के। क्लियर? तो यानी कि अगर हम बी पार्ट में और को भी अटेम्प्ट करें लीनियर इक्वेशन को स्किप करके, तो भी सी पार्ट में आपको लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी ही होगी, अदरवाइज आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। ओके, कैसे किया हमने, पहले लीनियर इक्वेशंस बनाई। उसने कहा था दोनों बेडरूम और किचन का एरिया का सम 95 है, तो एक बेडरूम का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 5x, किचन का एरिया 5 इंटू वाई 5y, तो पहली इक्वेशन हमारी बनी 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 95। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, जो हमने साइड से कैलकुलेट की, ये पूरा 13 के इक्वल था। सॉल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, y की भी आप फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन रोज एंड कॉलम्स इन देयर प्ले ग्राउंड फॉर अ ड्रिल प्रैक्टिस। एक ड्रिल प्रैक्टिस के लिए बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं, ABCD पोजिशंस हैं चारों बच्चों की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। A के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, B के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। A है ये, इसका x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 5, हमेशा x पहले लिखते हैं देन y। 3,5 A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड 9, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 11 एंड 5 और D के है 7 एंड 1। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, या फिर सिंपली आप 11 से 3 माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस है, या फिर 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट, जो भी यूनिट होगी मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, या फिर इसके और में भी है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AC एंड BD। ओके, AC और BD कहाँ, AC को अगर आप ज्वाइन करें, एक सेकेंड, ओके छोड़ो, एक सेकेंड, AC को अगर आप ज्वाइन करें और BD को आप ज्वाइन करें, इसमें वैसे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी भी नहीं, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,5, 7,5। ओके, नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल took her 9th standard students to show Red Fort. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well.
She narrated the fact of Red Fort to students. Then the teacher said, in this monument one can find combination of solid figures. ठीक है, बच्चों को लेकर गए, उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारी solid figures का combination है. There are 2 pillars with cylindrical in shape. 2 pillars हैं जो cylindrical है shape में. Then also 2 domes at the corner which are hemispherical. ये domes हैं जो कि hemispherical है shape में. 7 smaller domes at the center. Center में ये 7 छोटे और डोम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये वाले. फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक प्लेस नियर दीज डोम्स. इनके पास में फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मच क्लोथ मटीरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर. ये जो इनको कवर करना हो अगर क्लोथ मटीरियल कितने की आपको ज़रूरत होगी. रेडियस गिवन है, हेमिस्फेयर की शेप में है. ऑब्वियसली CSA पर ऊपर ही आप इनको कवर करेंगे. CSA होता है हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर. आप आर की वैल्यूज़ में पुट करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 है. ओके, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन या बाकी ईजी है क्वेश्चन. इफ़ इन द प्लेस ऑफ डॉम देयर विल बी अ कोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेम रेडियस एंड हाइट 12, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन. अगर इनकी जगह ये जो यहाँ पर आपको डोम दिए हुए हैं हेमिस्फेयर की शेप में, अगर यहाँ पर एक कोन होता सेम रेडियस का, हाइट जिसकी 12 होती, वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला लिखना है ना, तो हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ हाइट ऑफ द कोन इज 12 एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 5. लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, पाई आर एल होता है. तो आपको हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है. पहले एल आप फाइंड करेंगे. एल होता है एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 12 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो एल यहाँ से 13 आ जाएगा. 13 आपको पता है, रेडियस पता है 5, दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके पाई आर एल फाइंड कर लेंगे आप. हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5. हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब. रेडियस आपको गिवन है, वैल्यू आप पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. क्वेश्चन पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल का है. डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखें NCERT से काफ़ी कम क्वेश्चन है और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रूट्स में आ रहे हैं और जो फ्रैक्शन में भी है नेगेटिव है और बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शंस हैं. एनीवेज, ये सैम्पल पेपर है KVS का. ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम का भी आएगा. होपफुली थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते ही होंगे पहले से ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.